मैं डॉक्टर एस.के. वाली, नेफ्रोलॉजिस्ट, एक्स प्रोफेसर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज मैं आपको एक बहुत कॉमन सिम्टम जो मल्टीपल डिजीज के कारण होता है, जिसमें किडनी की डिजीज भी शामिल है, जिसे हम एडीमा कहते हैं, जो आम भाषा में पाँव की या मुंह की स्वेलिंग कहा जाता है। एडीमा एक ऐसा सिम्टम है जो मल्टीपल सिस्टम हमारी बॉडी के इन्वॉल्व होने के कारण हो सकता है, जिसमें हार्ट की डिजीज है, किडनी की डिजीज है, लिवर की डिजीज है, और कई बार लोकल काजेज होते हैं जिसमें वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जिसे हम वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं, उसके कारण हो सकता है। आमतौर पर ये दोनों साइड होता है, दोनों टांगों में, जिसे हम बाइलेटरल कहते हैं, लेकिन कई बार ये एक साइड भी हो सकता है, जिसे हम यूनिलैटरल एडीमा कहते हैं। कॉमनली देखा गया कि जो हमारे हार्ट की डिजीज है, जिसे हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कहते हैं, जिसमें पेशेंट की हार्ट की डिजीज के कारण उसका जो ब्लड सप्लाई है वो ठीक तरीके से नहीं हो, तो हमारी बॉडी में फ्लूइड जो है वो रिटेन हो जाता है। उसके कारण पेशेंट की टांगों में स्वेलिंग हो जाती है। कई बार स्वेलिंग का अर्ली स्टेज में पता नहीं चलता है और पेशेंट का वेट गेन हो जाता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड अकोमुलेट होता है, उसके कारण वेट गेन हो जाता है। दूसरा जो कॉमन डिजीज है वो रीनल डिजीज है, जिससे हम किडनी की डिजीज कहते हैं। किडनी की बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, एक्यूट किडनी इंजरी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है। इन सब में पाँव में और मुंह में स्वेलिंग हो जाती है। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आमतौर पर यंग बच्चों में और यंग एडल्ट्स में देखा गया कि यूरिन में ब्लड आता है और पाँव में और मुंह में स्वेलिंग हो जाती है। दूसरा जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसमें यूरिन में प्रोटीन आता है। ये भी बच्चों में भी कॉमन है, एडल्ट्स में भी कॉमन है। तो उसमें भी पाँव में और मुंह में और पेट में भी स्वेलिंग हो जाती है। जब किडनी का फंक्शन कम हो जाए, जिसे एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, उसके कारण हमारी बॉडी में जो किडनी के काम है फ्लूइड को एक्सक्रीट करना, वो फंक्शन कम हो जाता है और उसके कारण बॉडी में फ्लूइड जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। और एक्यूट किडनी इंजरी के बड़े रीजन हैं, उन सब में यूरिन आउटपुट जो हमारी बॉडी में से पेशाब का क्वांटिटी है वो कम हो जाती है और उसके कारण जो फ्लूइड बॉडी में एकोमुलेट होना शुरू हो जाता है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज जो एक एपिडेमिक की तरह इस वक्त पूरी दुनिया में डायबिटीज के कारण है, और उसके कारण जो फंक्शन किडनी का कम हो जाता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी और हाइपरटेंशन के कारण किडनी इन्वॉल्वमेंट बड़ा कॉमन एक इस वक्त पूरी वर्ल्ड में और हमारी कंट्री में भी एक इटियोलॉजी है, और जिसे हम अर्ली स्टेज में डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, जिससे पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। और जब भी डायबिटीज पेशेंट जो है उनको यूरिन में प्रोटीन आए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या स्वेलिंग हो, तो उनको अपने किडनी के फंक्शन जो है उनको टेस्ट करना चाहिए, जो ब्लड यूरिया, क्रेटिनिन, अल्ट्रासोनोग्राफी, नॉर्मल किडनी के फंक्शन है, जिनको देखने के लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसे लिवर डिजीज है, जिसे सिरोसिस लिवर कहते हैं, जब लिवर का फंक्शन कम हो जाए, लिवर डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज जिसे कहते हैं, जो कॉमनली अल्कोहलिक लिवर डिजीज हमारी कंट्री में है, लेकिन उसके अलावा क्रॉनिक हेपेटाइटिस और जो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के कारण भी लिवर डिजीज हो सकती है, और उसमें भी जो हमारे
टांगों में फ्लूइड एक्युमुलेशन के कारण एडिमा हो जाता है। इसके अलावा कुछ वीनस थ्रोम्बोसिस, जिसे हम एक टांग में या दोनों टांगों में वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं, उनमें पेन भी होती है काफ में और उनमें स्वेलिंग हो जाती है। जो लॉन्ग स्टैंडिंग बेड रेस्ट पे लोग होते हैं, डायबिटिक्स होते हैं या ओबेसिटी है या कोई और ऐसा रीजन है जिसके कारण वेन्स में ब्लड का क्लॉटिंग होने का इंसिडेंस बढ़ जाता है, उन लोगों को वीनस थ्रोम्बोसिस के कारण स्वेलिंग हो जाती है। उसको डायग्नोज करने के लिए हमें डॉपलर एक अल्ट्रासोनोग्राफी है उसको करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये स्वेलिंग क्यों है। आमतौर पर जो एडिमा है उसको डायग्नोज करने के लिए हमें एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, पेशेंट खुद कई बार बताता है या कई बार पेशेंट ये नोटिस नहीं करता, जब डॉक्टर्स के पास आता है तो वो उसकी टांगों पे प्रेस करके देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो स्वेलिंग जिसे हम एडिमा कहते हैं वो तो नहीं है। आंखों के आगे पीछे भी स्वेलिंग हो सकती है। अगर आप फेस देखें पेशेंट का तो उसमें आंखों के आसपास जो है फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है और वो स्वेलिंग जो है कई बार माइल्ड स्वेलिंग होती है तो उसमें पेशेंट का वेट गेन होता है और ऐसे देखने से पाँव में एडिमा नहीं दिखता। अब इनका जो डायग्नोसिस है उसमें एक तो हम यूरिन का टेस्ट करते हैं उसमें देखने के लिए कि भाई उसमें कोई प्रोटीन तो नहीं आ रहा, कोई आरबीसी तो नहीं आ रहे, ब्लड के सेल्स, कोई ब्लड के सेल की कास्ट तो नहीं आ रही है। और फिर रीनल फंक्शन टेस्ट जिसे हम यूरिया, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। और दूसरा चेस्ट का एक्सरे, ईसीजी, वो दोनों इन्वेस्टिगेशन, इकोकार्डियोग्राफी ये करके हार्ट की डिजीज का पता चलता है। और लीवर डिजीज के लिए उनके लीवर के टेस्ट हैं जिसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी और अल्ट्रासोनोग्राफी लिवर का किया जाता है, स्क्रीन देखी जाती है कि भाई इसमें कोई सिरोसिस लिवर का कोई एविडेंस तो नहीं है। इसके अलावा जब हमें पता चल जाता है कि भाई ये पेशेंट में रीजन क्या है स्वेलिंग का, तो उसके बाद उसकी जो ट्रीटमेंट है वो एक तो उसके पेशेंट को डिपेंड करता है कि बेसिक उसकी इटियोलॉजी क्या है, लेकिन कॉमन जो मैनेजमेंट होती है एडिमा की उसमें हम पेशेंट को साल्ट इनटेक जो है उसको कम करने के लिए कहते हैं और उसका फ्लूइड इनटेक जो है वो कम करने के लिए कहते हैं। उसके अलावा जो कुछ ड्रग्स जो है वो जिसे हम डायूरेटिक्स ड्रग्स कहते हैं, जो यूरिन पेशेंट का यूरिन आउटपुट है उसको बढ़ाती हैं ताकि यूरिन आउटपुट बढ़ने से बॉडी का जो फ्लूइड ज्यादा एक्युमुलेट हुआ है वो निकल जाए। तो उसमें कुछ थायराइड जो ड्रग्स है वो दी जाती है अर्ली स्टेज में, लेकिन कई बार अगर रीनल डिजीज है और वो पेशेंट अगर उसका क्रेटिनिन भी ज्यादा है तो कई बार वो जो थायराइड ड्रग्स है उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो उनको ऐसे पेशेंट्स को हमें लूप डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। वो लूप डायूरेटिक्स पहले आज से 2003 से पहले हमारे पास एक लूप डायूरेटिक अवेलेबल था जिसे हम फ्यूसिमाइड कहते थे और बड़े कॉमन नेम से लेसिस के कारण बड़ा यूज हुआ करता था। लेकिन उसके बाद 2003 से एक नया लूप डायूरेटिक जिसे टॉर्सेमाइड जो डाइटार के नाम से पहले आया, उसके बेनिफिट फ्यूसिमाइड के ऊपर ये था कि एक तो उसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट था, इफेक्ट प्रोलॉन्ग था और बेटर देन फ्यूसिमाइड था। फ्यूसिमाइड को हमें डिवाइडेड डोजेज में 2-3 बार देना पड़ता है और उसका जो रिस्पांस है टॉर्सेमाइड का वो फ्यूसिमाइड से एक तो एक्यूट रिस्पांस बेटर था और दूसरा उसकी डोजिंग जो है वो इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं देने की जरूरत नहीं होती थी, वो लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट होता था। और इंजेक्टेबल कई बार हमें रिस्पांस जो है पेशेंट को रीनल फेलियर एडवांस में है या एक्यूट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर जिसे हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, जहां पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, ऐसी कंडीशन में जहां पेशेंट को सांस चढ़ जाए और उसको लंग में फ्लूइड बढ़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमें इंजेक्टेबल जो है वो हाई डोज जो है और ये टॉर्सेमाइड
अवेलेबल है, और वो डाइटार इंजेक्शन हम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जैसे रिनल फेलियर है या कार्डियक फेलियर में पल्मोनरी एडिमा हो गया, तो उसमें हमें ये डाययूरेटिक इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है। और इसकी जो डोजिंग है रिनल डिजीज में या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, तो आमतौर पर जो माइल्ड एडिमा है उसमें हमें लो डोज में रिस्पांस हो जाता है, लेकिन अगर रिनल डिसफंक्शन ज्यादा है उसमें डाययूरेटिक में रेसिस्टेंस हो जाती है, और उसके लिए हमें हाई डोज डाययूरेटिक जो है टार्सोमाइड 100 मिलीग्राम, कई बार 100 मिलीग्राम 2 बार भी दिन में, जो रिनल फेलियर एडवांस रिनल फेलियर के पेशेंट है डायलिसिस में है उनको हाई डोज दिया जाता है। और वो हाई डोज जो है वो भी अवेलेबल है, 100 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम अवेलेबल है, और वो हम पेशेंट को यूज करते हैं। और उसका जो साइड इफेक्ट्स है वो मिनिमल है। हमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो रूटीनली चेक करना पड़ता है कि कहीं पोटेशियम, सोडियम या कैल्शियम में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं हुई है इनके कारण, लेकिन मेजॉरिटी जो इनका यूज है वो पेशेंट टॉलरेट करता है, और उसमें उसके साइड इफेक्ट्स जो है वो मिनिमल है। तो 2003 से लेकर हजारों लोगों में ये ड्रग यूज की गई है, और ये देखा गया कि इसकी इफेक्टिविटी जो है वो अच्छी है मल्टीपल डिजीजेस में, और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मिनिमल है, और पेशेंट टॉलरेंस जो है वो भी इसमें ठीक तरीके से पेशेंट टॉलरेट कर लेता है। इंजेक्टेबल भी और ओरल फॉर्म में भी ये ड्रग जो है इफेक्टिव है, और इसकी टॉक्सिसिटी जो है मिनिमल है। तो जैसा डायग्नोज करके डिजीज को कि एक्चुअली ये बेसिकली रिनल इन्वॉल्वमेंट से एडिमा हो रहा है, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है, कई बार दोनों होते हैं, जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, उन दोनों में हाइपरटेंशन हार्ट डिजीज भी होती है और दूसरा नेफ्रोपैथी भी होती है। दोनों के कारण पेशेंट जो है उसको पाँव में और मुंह में स्वेलिंग हो जाती है, तो उसमें जो डाययूरेटिक्स जो है बड़े जरूरी होते हैं, और ताकि पेशेंट का सांस वगैरह जो है वो ना फूले और उसको और कॉम्प्लिकेशन एडिमा की ना हो। तो इस करके हमें कई बार कंबाइन करनी पड़ती है ड्रग जो है थायजाइड डाययूरेटिक के साथ, हमें ये लूप डाययूरेटिक देने पड़ते हैं।